गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीनाक्षी स्टडी में। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरा स्थल से संबंधित अपना जो पार्ट है ये अभी चल रहा है और पिछले पार्ट में हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उससे संबंधित अपने मानव इतिहास का वर्गीकरण किया था और आज हम उस वर्गीकरण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आज हम स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता से, जो अपने आद्यकाल में आती है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न जो हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से या जो भी अपने राजस्थान की जैसे आहड़ हुई जो ग्रामीण सभ्यता है, बागोर हमने पिछले पार्ट में पढ़ाई थी, तो इन सभी सभ्यताओं से संबंधित हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी एक दमदार टॉपिक है। और इस दमदार टॉपिक को हम एक अच्छे टीचिंग मेथड से और एक दमदार टीचिंग मेथड के साथ यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और साथ ही साथ इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो बिना मैं आपका टाइम गंवाए फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपना जो आज का पार्ट है ये, और एक दमदार टीचिंग मेथड के साथ आपके सामने यहाँ आज ये प्रेजेंट होगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता, देखिए नाम ये याद रखना है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो आप इतना याद रखना है कि ये कालीबंगा जो है वो अपने एक राजस्थान के जिले में आती है और ये है अपना हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, किस तरह से याद करना है देखिए बताते चलेंगे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया, ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति आया और उसका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष है और हमने पहले बता दी है कि ये आद्यकाल में आती है और आद्यकाल का जो विवरण है वो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था, अच्छे से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे अमलानंद घोष एक व्यक्ति है वो यहाँ आता है और यह लगभग आया यहाँ 1952 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ये अमलानंद घोष आया और यहाँ पर ये देखिए, तो याद कैसे रखना है कि अमल के नशे में मस्त था, आनंद से रहता था और यहाँ पर घूमते घूमते एक बार ये राजस्थान में आया। तो राजस्थान का मानचित्र अगर थोड़ा सा हम यहाँ से बनाएं तो लगभग वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ आया एक बार, ये अपना हनुमानगढ़ है, यहाँ आया। तो यहाँ पर जब ये आया तो एक जगह ये बैठ गया, यहाँ पे हनुमानगढ़ी में यहाँ पे बैठ गया। किसी ने पूछा कि यहाँ पे आप क्यों बैठे हो, क्या कारण है, क्यों बैठे हो? तो इसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो यहाँ पे खो गई थी, मेरी जो लुगाई है वो खो गई थी। तो किसी ने पूछा कि तेरी लुगाई का, तेरी पत्नी का नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरी जो पत्नी है उसका जो नाम है वो तो क्या है, सरस्वती। नाम उसने बताया, मेरी पत्नी का नाम क्या है, सरस्वती है, ठीक है, उसने बताया सरस्वती। तो यहाँ पर प्राचीन काल में एक नदी चलती थी, सरस्वती नदी। तो इस सरस्वती नदी के किनारे ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये पनपी। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पनप रही है, सरस्वती नदी के किनारे। तो उसने पूछा कि तेरी पत्नी जो सरस्वती है उसकी कोई पहचान तो होगी? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी जो है वो घाघरा पहनती है। तो यहाँ पर इस सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं, जो राजस्थान में हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी यह है जो कि अंत प्रवाही नदी की श्रेणी में आती है, ठीक है। उसने बताया घाघरा पहनती है। फिर उसने पूछा उस आदमी ने कि कोई और विशेषता तेरी पत्नी की, सरस्वती की? तो उसने कहा कि हाँ, एक सरस्वती मेरी और विशेषता है मेरी पत्नी की, और वो है काली चूड़ियां पहनती है। क्या पहनती है? काली चूड़ियां, काली काली सी है, काली चूड़ियां वो पहनती है। तो ये काली जो बंगा है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो यहाँ पर इस कालीबंगा सभ्यता का इसने पता लगाया 1952 में, सरस्वती नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और एक नदी और है दृष्टवती नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में ये सभ्यता पनपी है। तो एक दूसरी नदी और है और उस नदी का नाम है दृष्टवती
नदी, दृष्टवती नदी एक और है। तो यानी कि सरस्वती नदी और दृष्टवती जो नदी है उन दोनों के बीच में ये कालीबंगा सभ्यता पनपी है। और इस कालीबंगा सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता कह सकते हैं अपन? ताम्रकालीन सभ्यता कह सकते हैं। ताम्रकालीन सभ्यता की श्रेणी में आती है। और अपने स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम यह सभ्यता है या पुरातात्विक सभ्यता है जिसकी खोज की थी, जिसकी खोज हुई। उससे पहले हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उनकी खुदाई उससे पहले हो चुकी थी और ये दोनों जो सभ्यता है वो पाकिस्तान में चली गई। तो स्वतंत्र भारत की पूछे तो अपनी कालीबंगा जो सभ्यता है वो सबसे पहले आती है, जिसकी खोज स्वतंत्र भारत के बाद में हुई थी। अब यहाँ पे फिर से चले, अमलानंद घोष घूमते घूमते आया यहाँ पे, उसने पूछा मेरी पत्नी खो गई सरस्वती और पहचान है उसकी काली चूड़ियां, ठीक है। ताम्रकालीन सभ्यता की श्रेणी में आती है और स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता है जिसकी ये हुई। अब यहां पर थोड़ा सा फिर से और ध्यान दिए, ये बैठ गया कि मुझे तो अपनी पत्नी की खोज करके ही जानी है, ठीक है। सरस्वती नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो जब ये नहीं मिल रही थी तो किसी ने कहा कि ऐसा कर, तेरी पत्नी जो है नदी में बहती 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 आगे चली गई, तो जब आगे जाएगी तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे जिला आ जाएगा बीकानेर। यहाँ पे कौन सा जिला आ जाएगा? बीकानेर। यहाँ पे बीकानेर आएगा। तो किसी ने कहा कि तेरी जो पत्नी है वो कहाँ चली गई? ये नदी में आगे चली गई, वहां आगे जा, थोड़ा सा वहां जाके मिलेगी। तो बीकानेर के आसपास फिर से देखते हैं, तो बीकानेर के आसपास एक दूसरी सभ्यता की उसने खोज कर ली और वो है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता। और इस सोथी सभ्यता की खोज उसने की 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में सोथी सभ्यता की एक खोज कर ली और ये कहां है? बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में है। बीकानेर के जो क्षेत्र है आसपास के उसमें ये सोथी सभ्यता है। और सोथी सभ्यता से मतलब और देखते हैं कि इस सोथी सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता से पूर्व के अवशेष जो है वो यहां पे मिले हैं, पूर्व के अवशेष। तो इस अमलानंद घोष ने क्या कहा इसको कि पूर्व के मिले हैं, तो ये कालीबंगा सभ्यता की क्या है? जननी है। कालीबंगा सभ्यता की जननी है ये, क्योंकि पहले के अवशेष मिले और इसलिए उसने इस सभ्यता को, सोथी सभ्यता को क्या नाम दिया? कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम। तो परीक्षा में प्रश्न यह पूछा जाए कि कालीबंगा प्रथम किसे जाना जाता है या कालीबंगा प्रथम कौन है, तो अपनी आनी चाहिए कि सोथी सभ्यता ही कालीबंगा प्रथम है और इसकी खोज भी अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं फिर से थोड़ा सा नेक्स्ट आगे। इसके बाद देखिए कि इसकी खोज हो गई, अमलानंद घोष ने स्वतंत्र भारत की पहली। और ये कौन सी है? यहां ये याद रखना है कि ये जो सभ्यता है वो है नगरीय सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है ये? नगरीय सभ्यता है। बस अब यहाँ पे हम खोज की बात थोड़ी सी और करेंगे और खोज की में कौन कौन से अवशेष मिले इनकी बात भी हम यहाँ करेंगे। तो लेकिन एक चीज और हम देख लेते हैं, नगरीय सभ्यता है और कार्बन 14 जो एक मेथड है, पद्धति है जिससे समय की गणना की जाती है। तो HD अग्रवाल ये कहता है कि इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो कितना है, वो बताता है इस पद्धति के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। इसका कालक्रम कितना बता रहा है? इसका कालक्रम C
यानी कार्बन 14 मेथड के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय जो है वो माना जाता है, और सर्वाधिक जो मान्य मत है वो यही निकलकर अपने सामने आता है। ठीक है, अमलानंद घोष यहां से खोज करने के बाद में चला गया। थोड़ा सा एक फैक्ट और है कि अपने एक इतिहास विज्ञ हुए एलपी टेसीटोरी। कौन हुए? एलपी, यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एलपी टेसीटोरी एक इतिहास विज्ञ हुए, इटली के उदीन गांव का था, और उसने भी इस सभ्यता को सबसे पहले देखा, लेकिन देखा बस, किया कुछ नहीं। इसलिए अगर इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन है, तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको मिलेगा? अमलानंद घोष को ही मिलेगा, इस एलपी टेसीटोरी को नहीं मिलेगा। इसने सिर्फ देखा और किया कुछ नहीं। अब थोड़ा सा चलते हैं अपन आगे। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई के आसपास हम चलते हैं, तो अमलानंद घोष, इसकी खोज की, प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को है, और फिर वो वहां से चला गया। उसके बाद इस स्थान पे, ये कालीबंगा स्थान है, इस स्थान पर जो कि हनुमानगढ़ में है, 1961-62 के आसपास कुछ व्यक्ति आए, और देखिए कौन व्यक्ति आए, इधर से गुजर रहे थे। कौन व्यक्ति गुजर रहे थे? एक व्यक्ति था ये, और उसके साथ एक व्यक्ति और है ये, दो व्यक्ति आए। अब ये दोनों जो आए थे वो किसकी खोज में आए थे? इस अमलानंद घोष की पत्नी के खोज में आए। ठीक है, तो जब ये इस स्थान पर आए, कालीबंगा में आए, तो किसी ने बताया कि अमलानंद घोष सब बहुत पहले आया था, पत्नी इसकी खो गई यहाँ पे, और अब जिसकी ये खोज करेगा, उत्खनन करेगा, खोदेगा, तो यहाँ पर आया 1961 में, और किसी ने कहा कि यहाँ इसकी दबी है, तो खोद के निकाल लो। तो यहाँ पर खोद के निकालने के लिए दो व्यक्ति आ रहे हैं। नाम क्या है? किसकी खोज करने, किसको खोदेंगे? बीबी चाहिए इनको। ठीक है, तो एक व्यक्ति का नाम है बीबी लाल, बीबी चाहिए उसको। एक व्यक्ति का नाम हो गया बीबी लाल, पूरा नाम बोले तो ब्रजवासी लाल। बीबी चाहिए इसको, ब्रजवासी लाल। तो एक आदमी और था इसके साथ, तो उसने कहा कि हाँ, अगर तुझे ये मिल गई, अमलानंद घोष की लुगाई अगर तुझे मिल गई, तो देख, आदि तो मैं भी लूंगा। तो बीबी लाल को गुस्सा आया, और उसने उसके बी के मार दी एक थप्पड़। किसके मार दी? बी के मार दी थप्पड़। तो उसने बी के मार दी थप्पड़, तो इसका दूसरे वाले का नाम था बी के थापर। तो दो व्यक्ति हो गए। बीबी लाल, बीननी चाहिए थी इसको, इसको भी चाहिए थी, लेकिन नहीं माना, और बी के मार दी थप्पड़, तो बी के थापर इसका नाम हो गया। तो इसका पूरा नाम बोले तो बाल कृष्ण थापर। ये दो व्यक्ति आए 1961 में, और इन दोनों को उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। इस स्थान पर जो उत्खनन हुआ, किसने किया? ब्रजवासी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर उत्खनन किया। तो उत्खनन में देखिए क्या क्या चीजें मिलती है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर उत्खनन में क्या हुआ है? तो यहाँ पर पंच स्तरीय लिखते चले, और साथ ही साथ इस पार्ट को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते चले। आप शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। पंच स्तरीय यहाँ पे खुदाई हुई है, पंच स्तरीय खुदाई हुई है। तो यानी कि यहाँ पर पंच स्तरीय खुदाई हुई है, तो पहला और जो दूसरा स्तर है, याद रखें, प्रथम और जो दूसरा द्वितीय, ये स्तर है। तो यहाँ के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा से पहले के हैं। यू शुड नोट एड, हड़प्पा से पहले के, दो में पहले के हैं। तो इसमें हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं। पंच स्तरीय खुदाई किस सभ्यता से संबंधित है? तो अपनी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और जो पांचवा स्तर है वो हड़प्पा से बाद का है, हड़प्पा से बाद का है। तो ये हड़प्पा क्या है ये भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है ये पहला स्थल आता है, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी भी कहते हैं इस हड़प्पा को। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहते हैं। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में और करेंगे। तो पंचस्तरीय खुदाई हुई है। प्रथम और द्वितीय स्तर में जो है हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं।
और तीसरी, चौथी और पांचवी में हड़प्पा सभ्यता से बाद के अवशेष यहाँ मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति हैं, बीबी लाल है और बी के थापर है। इनको चाहिए बीननी, चाहिए बीननी की खोज में ये जो है वो खुदाई करवाते जा रहे हैं, खुदाई करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, तो देखिए दोनों गरीब हैं, ये याद रखना है कि ये जो दोनों हैं वो कैसे हैं, गरीब हैं। गरीब हैं इसलिए इनकी शादी नहीं हुई, और शादी नहीं हुई तो यहाँ पे आए हैं, देखो बीननी इनको मिलती है कि नहीं मिलती, देखते हैं। अब यहाँ पर दोनों आए, खुदाई हुई, तो यहाँ पर ये जो सभ्यता है, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, 2300 सालों के आसपास चलते हैं, तो इन्हीं की तरह के दो व्यक्ति और थे जिनको क्या चाहिए थी, लुगाई चाहिए थी, और इस लुगाई के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया। तो किसी ने कहते हैं, देखिए अब चलते हैं आगे। अब ये जो दो पहले व्यक्ति थे जिनको चाहिए थी, बीननी चाहिए थी, किसी ने कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे जैसे कालीबंगा है तो यहाँ से पश्चिमी एशिया इधर है, पश्चिमी या मध्य एशिया, पश्चिमी मध्य एशिया इधर है। ठीक है, पश्चिमी मध्य एशिया इधर है, राजस्थान में इधर पड़ता है। तो यहां से लोग जो हैं वो राजस्थान में यानी कि कालीबंगा वाले पार्ट में व्यापार करने के लिए आते थे। अब व्यापार करने के लिए आते थे तो इनके साथ बहुत लोग आते थे, बहुत जत्थे आते थे, औरतें भी आती थी, पुरुष भी आते थे, और व्यापार इधर होता था। कहाँ, इस कालीबंगा में, इस पार्ट में व्यापार होता था। तो यहाँ पर किसी ने कह दिया कि बहुत सारी औरतें आती है, तो इनके लिए क्या करो, आप बहुत सारे घर बनाओ। ठीक है, नगर बसा दो, एक तुम्हारी शादी हो जाएगी, एक क्या तुमको 10-10 मिलेगी। तो यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, घर बनाने चालू किए। तो यहाँ के जो मकान हैं, कालीबंगा सभ्यता के जो मकान हैं, घर हैं, वो कैसे मिलते हैं, कच्ची ईंटों के बने मिलते हैं, कच्ची ईंटों के। तो यहाँ के मकानों में किसका प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, धूप में सुखाई कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वहां पर भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कच्ची ईंटों के यहाँ पे अवशेष या प्रयोग यहाँ पे हुआ है मकान बनाने के लिए, तो इसलिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इससे क्या कह सकते हैं, दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती की संज्ञा किससे दी जाती है, याद रखें कि कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर मकान उन्होंने देखिए कच्ची ईंटों से बनाने चालू किए। तो यहाँ पर मकान कैसे बना रहे हैं, वो इस तरह से मकान बनाए उन्होंने। दोनों ने कहा कि देख हम तो सिद्ध में बनाएंगे, ठीक है, तो सिद्ध में मकान बना रहे हैं। तो सबने कैसे बनाए, सिद्ध में, याद रखना है, एक दूसरे के सिद्ध में सामने बनाए। तो यहाँ पर जो सड़कें हैं इस तरह से बनेगी एक दूसरे के घर में जाने के लिए। ठीक है, एक दूसरे के घर में जाने के लिए सड़कें इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो ये सड़कें किस तरह से हैं, एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। तो यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। तो सड़कें कैसे हैं, समकोण पे काट रही है एक दूसरे को। तो इसलिए यहाँ की जो सड़कें हैं वो किस मेथड पे बनी है, 4 इसके नाम हमें मिलते हैं किस मेथड पे बनी है। पहला देखिए, पहला ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति से बनी है। दूसरा नाम हमें मिल सकता है कि ये जाल पद्धति पे बनी है, सड़कें जाल पद्धति से बनी है, यानी कि जाल बन रहा है। तीसरा इसका नाम मिलता है ग्रिड मेथड, ग्रिड पद्धति से बनी है। और चौथा जो शतरंज की जो गोटियां या जो खाने होते हैं, शतरंज को चेस कहते हैं, तो यहां पर चेस बोर्ड मेथड। तो इन सड़कों के लिए हमें 4 नाम मिलते हैं।
ऑक्सफोर्ड पद्धति से संबंधित या ऑक्सफोर्ड पद्धति पे ये सड़कें बनी है, जाल पद्धति पे सड़कें बनी है, ग्रिड पद्धति पे सड़कें बनी है और चेस बोर्ड या शतरंज जो पद्धति है उसके आधार पर इसकी सड़कें बनी हैं। तो ये हो गई इसकी सड़कों से संबंधित अपना ये पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने मकान बना दिए, ठीक है, सड़कें हो गई। अब एक चीज और आप यहाँ पे नोट करते चलें कि इन मकानों के जल के निकास के लिए यहाँ पर क्या है कि एक पेड़ होते थे और उन पेड़ों को खोखला करके लकड़ी की नालियां वो बनाते थे। तो यहाँ पर छोटी छोटी नालियां मिली हैं लकड़ी की। तो यहाँ पर नोट करें कि लकड़ी की जल निकासी के लिए लकड़ी की क्या मिली है, नालियां मिली हैं, लकड़ी की नालियां यहाँ पे मिली हैं। विस्तृत जल निकासी के यहाँ पे प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन छोटी छोटी लकड़ी का प्रयोग यहाँ पे जस्ट मकान के पास ही मिलता है जो जल निकासी के लिए काम में ली जाती थी। तो प्रश्न ये पूछा गया है परीक्षा में कि लकड़ी की जो नालियां हैं जल निकासी के लिए कहाँ मिली हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिली हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने जब घर बनाए तो इन घरों को लुगाई के लिए यानी कि बिंदनी मिलेगी, तो यहाँ पर इन घरों को इन्होंने सजा दिया। तो यहाँ पर एक चीज और मिलती है कि इनके जो घर हैं, मकान है, ठीक है, उनका जो आंगन है वो मिलता है अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श मिलता है, जो इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता में आती है। अलंकृत फर्श कहाँ मिलता है, कालीबंगा सभ्यता के जो मकान है वहां पे अलंकृत फर्श मिलता है। मकान बनाए, देखिए कच्ची ईंटों के बनाए। अब बात है छत, तो छत कैसी है, तो छत बनाई कैसे, लकड़ी की जो छोटी छोटी बल्लियां हैं वो उस पे रखी जाती थी और इनको गारे से पाटा जाता था, गारे से पाटा जाता था। छत लकड़ी की है और इनको गारे या मिट्टी से पाटा जाता था, क्योंकि दोनों गरीब थे और गरीब के पास और कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो अलंकृत फर्श बना लिया मकानों में और छत बना ली लकड़ी से, जिनको गारे से या मिट्टी से पाटा जाता था। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और हम आगे लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब आगे क्या चीजें मिल रही हैं, वही दो जने हैं, बीबी लाल है और बीके थापर है, उनके तरह के दो ही हैं। आप याद रखें कि बिननी के लिए सारा का सारा काम हो रहा है और थप्पड़ मारी जा रही है, तो बीबी लाल और बीके थापर दोनों हैं। तो इन्हीं को आधार बना के हम इस पार्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बीबी लाल और बीके थापर ही के द्वारा अपन ये जो है वो पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर करने वाले हैं। तो देखते रहिए अपना कालीबंगा सभ्यता से आगे। अब देखिए दो जने हैं, तो सुबह सुबह क्या करेंगे, काम तो इनको करना ही पड़ेगा, बिंदनी ऐसे थोड़ी ना आएगी। तो यहाँ पर बीके लाल, ये बीबी लाल और सुबह सुबह काम पे जाते हैं। तो सबसे काम पे जाएंगे, सबसे पहले खेत में जाएंगे। तो यहाँ पे खेत में जाने के लिए क्या करेंगे, एक बैलगाड़ी को लेके जाएंगे, ठीक है, याद रखें बैलगाड़ी। बैलगाड़ी खिलौना या एक तरह से ये कह देते हैं बैलगाड़ी में जाएंगे, ठीक है। तो इस सभ्यता में एक ऐसी बैलगाड़ी वाला खिलौना मिला है जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में बैल जो है एक पालतू पशु के रूप में प्रयोग किया जाता था और इसी से खेती भी शायद की जाती होगी। इसका जो चित्र है आपको वहां देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लें। तो बैलगाड़ी और साथ में क्या लेके जाते थे, कुत्ता, जो एक पालतू जानवर था इनका, कुत्ता पालतू जानवर था। तो बैलगाड़ी और कुत्ते को साथ लेके कहाँ जा रहे हैं, ये जाते थे खेत में जाते थे, ठीक है। और खेत में जाएंगे तो या क्या करेंगे, जुताई तो करनी पड़ेगी, खेत में काम करना पड़ेगा। तो खेत से जुताई, तो यहाँ पे खेत से जुते हुए प्रमाण मिले हैं, खेत यानी हल से या खेत जुते हुए या जुते हुए खेत, जुते हुए या जुते हुए खेत, एक ही बात है, आप अपने हिसाब से इसको लिख लें। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, ये कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं हमको कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो हमें यहाँ मिले हैं। बैलगाड़ी खिलौना मिला है, पालतू जानवर कुत्ता मिला है। अब यहाँ खेत में काम करेंगे, सारे दिन खेत में काम करते रहे, चलो ठीक है, काम कर रहे हैं। उसके बाद आ गए वापस घर। तो इन्होंने क्या किया, घर में आते ही इस तरह से बनाया कि यहाँ पर हमको क्या बनानी है,
तो यहाँ पर हमको रोटी बनानी है, बाटी सेकनी है, तो इन्होंने अपने हिस्से में क्या है, कुछ बाटियाँ यहाँ पे एक अग्निकुंड बनाया और यहाँ पे डाल दी। ठीक है, बाटी तो खानी है। अब यहाँ पर उन्होंने अग्निकुंड बनाया, तो इसने एक कहा, एक जने ने कहा कि अग्निकुंड बना रहे हैं, चलो ठीक है, इतनी बाटी हम एक साथ नहीं खा सकते, इसके 4 हिस्से कर लेते हैं, एक सुबह खाएंगे, एक दोपहर में खाएंगे, एक शाम को खाएंगे, एक रात को खाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसके 4 हिस्से कर लिए। ठीक है, कितने हिस्से करे इसने, 4, इसके हिस्से हो गए 4। तो यानी कि यहां पर एक इस तरह का चिन्ह मिला है और ये चिन्ह क्या हो गया, स्वास्तिक का। क्या चिन्ह हुआ मित्रों, ये मिला स्वास्तिक का चिन्ह हो गया अपना। तो स्वास्तिक का चिन्ह कहां मिला, कालीबंगा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह हमें मिला। ठीक है, अब यहां पर देखिए अग्निकुंड में, यानी रोजाना बाटी किस में सेकते हैं, इसी में। तो यहां पर हमें क्या मिले, अग्निकुंड मिला, अग्निकुंड, अग्निकुंड के प्रमाण मिल गए, या इसको अग्निवेदिका भी कहते हैं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, अग्निवेदिका कहते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल गए, अग्निकुंड। उन्होंने तो बाटी सेकी थी, लेकिन हमें जब खुदाई की तो हमें क्या मिल गए, अग्निकुंड मिल गए, अग्निवेदिकाएं मिली। तो कालीबंगा सभ्यता में क्या मिलती है हमको, अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है। जैसे कभी कभार उन्होंने इसमें जानवर जो है वो भून के खा लिया, ठीक है, तो हड्डियां इसमें रह गई, तो बाद में जब हमने इसकी खुदाई की तो हमें इसमें क्या मिली, हमें मिली इसमें हड्डियां, हमें इसमें हड्डियां मिली। तो हमने हड्डियां मिली तो इसके प्रमाण पर यह तथ्य निकाल लिया कि यहाँ पर यज्ञ होता था और इस यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। यज्ञ हुआ यानी अग्निकुंड मिला और यज्ञ होता था, तो यज्ञ होता था, तो हमने यहाँ पे प्रमाण निकाला कि यहाँ पे पशु बलि दी जाती होगी। तो यहाँ पे हमें यज्ञ और पशु बलि के जो प्रमाण हैं या साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, हड्डियां मिली, पशु बलि के प्रमाण या साक्ष्य मिल गए। अब यहाँ पे दोनों जने जो हैं वो फिर आते हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब बाटी बनेगी, ठीक है, किसकी बनेगी, तो यहाँ पर वो बाटी बनाते थे गेहूं और जौ की। बाटी किसकी बनाते थे, गेहूं और जौ की बाटी वो बनाते थे। तो यहाँ पर मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं, मिश्रित फसल के साक्ष्य, यानी कि 2 फसलें वो एक साथ उगाते थे और उन फसलों में क्या है, गेहूं और जौ। तो मिश्रित फसल के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा सभ्यता से मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले। कौन सी फसल है, गेहूं और जौ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। अब यहां पर काम कर रहे हैं, गेहूं और जौ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जल निकासी हो गई, अग्निकुंड हो गया, जुते हुए खेत के साक्ष्य हो गए अपने। तो अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर एक मोहर मिली है, उस मोहर पे एक तरफ व्याघ्र का अंकन है और उसके दूसरी तरफ मातृ देवी का अंकन है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्याघ्र से परिचित थे, कुत्ते से परिचित हो गए, बैल से परिचित हो गए, और यहाँ पे मातृ देवी का चिन्ह थोड़ा अंकित है एक तरफ। तो यहाँ पर जो परिवार की प्रथा है वो किस तरह की है, मातृ सत्तात्मक प्रथा यहाँ पे है, यानी कि माता का स्थान यहाँ पे प्रमुख माना जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की है, मातृ सत्तात्मक प्रकार की है। तो कालीबंगा सभ्यता से प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे, 4 तथ्य दे देगा, कौन सा तथ्य कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इन तथ्यों को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ते रहिए ताकि अपना यहाँ से प्रश्न कोई गलत नहीं हो। अब फिर से थोड़ा सा हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट थोड़ा और आगे फिर से चलिए। कालीबंगा सभ्यता में 2 दुर्ग मिले हैं। कितने दुर्ग मिले, हमें 2 मिले। कालीबंगा सभ्यता में मिले हमें दुर्ग 2 दुर्ग मिले। तो कालीबंगा सभ्यता इधर वापस फिर से देखिए, इधर कौन सा है, पश्चिमी और मध्य एशिया है जो हमसे थोड़ा सा एडवांस था। तो यहाँ पर
एक और चीज आप यहां देख लें कि यहीं पर पश्चिमी और मध्य एशिया में इराक आता है, ईरान आता है, और यहां पर एक सभ्यता और पनपी जिसका हम नाम लिख रहे हैं मेसोपोटामिया। इराक की है, मेसोपोटामिया सभ्यता है ये। दजला और फरात नदियों के किनारे ये पनपी है। तो यहां पर अब ये अपना आ गया कालीबंगा, इस साइड में है, ठीक है। फिर से आ जाइए आगे, 2 दुर्ग मिले। अब इन 2 दुर्गों में जो इधर वाला है इधर ज्यादा विकसित होगा, तो यहां पर पश्चिमी दुर्ग इधर होगा, इस साइड में, क्योंकि विकास इधर से चल रहा है। तो पश्चिमी दुर्ग इधर और एक उधर मिला पूर्वी दुर्ग, ठीक है। तो पश्चिमी दुर्ग इधर होगा, तो किस तरह से होगा, यानी कि ये कुलीन या जो उच्च वर्ग के लोग होंगे यहां पे उनका होगा, और पूर्वी दुर्ग विस्तार इधर से चल रहा है, तो ये साधारण जनता का होगा, ये साधारण लोगों का होगा। तो 2 दुर्ग मिले और दोनों दुर्गों के चारों तरफ ईंटों की एक प्राचीर भी मिली है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहते थे। 2 दुर्ग मिले, पश्चिमी दुर्ग उच्च लोगों का और पूर्वी दुर्ग साधारण लोगों का हुआ करता था। अब यहां पर फिर से आप आ जाइए इस वाले पार्ट में। यहाँ के लोग एक बार क्या है, मैंने कहा था कि यहाँ के लोग जो है वे व्यापार करने के लिए इधर आते थे और व्यापार होता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये व्यापार करने के लिए इधर आए, देखते रहिए आप, व्यापार करने के लिए इधर आए, इनके साथ बहुत सारी महिलाएं थी। तो खुदाई करते करते बीबी लाल को बीबी नहीं मिली, बीबी लाल को बीबी नहीं मिली, और बी के थापड़ भी खा लिया इसने, तो इसको भी बीबी खुदाई करते करते नहीं मिली। बीबी लाल को बीबी नहीं मिली और बी के थप्पड़ मारी तो उसको भी बीबी अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं आ रही हैं, व्यापारियों के साथ आ रही हैं। जब इन्होंने देखा कि हाँ आ रही है तो इन्हीं से शादी कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं आई, कुछ सामान भी इनके साथ थे। तो यहाँ पर क्या था इनके साथ में, इनके पास था तंदूरी चूल्हा। क्या था फ्रेंड्स, तंदूरी चूल्हा। तो तंदूरी चूल्हे किनके पास थे, ये थे मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया या ईरान इराक के लोगों के पास इस प्रकार के तंदूरी चूल्हे थे। तो ये चूल्हे अपन को कहाँ मिल गए, कालीबंगा सभ्यता में इस तरह के चूल्हे मिल गए। तो अपन ने निष्कर्ष निकाल गया कि अच्छा ये चूल्हा यहाँ पे मिला अपन को, तो इसका मतलब ये चूल्हा यहाँ के लोगों का था, क्योंकि यहाँ जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुई तो तंदूरी चूल्हे वहां पर भी मिले। तो अपन ने संबंध निकाल लिया कि यहाँ के और यहाँ के लोगों में क्या होता था, व्यापार होता था। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल गए, यहाँ पे हमें मिल गया तंदूरी चूल्हे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तंदूरी चूल्हे मिले। और ये तंदूरी चूल्हे कहाँ के हैं, याद करने है, मध्य पश्चिमी एशिया ईरान इराक के लोगों का ये तंदूरी चूल्हा है, राजस्थान के लोगों का ये नहीं था। तो ये मिले। तो यहाँ पे आ गया है। अब पत्नी की बात को लेकर इनके बीच में क्या है, लड़ाई हो गई। एक एक चाहिए थी पहले, लेकिन जब बहुत सारी देखी तो कह दिया हमको तो 2-2 4-4 5-5 तो चाहिए ही चाहिए। तो लड़ाई होनी है। राजस्थान वाले तो पहले ही क्या है, थोड़े से लड़ाकू जाति के हैं, लड़ाकू किस्म के लोग हैं राजस्थान वाले, तो लड़ने पे उतारू हो गए। अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो बीबी लाल ने गुस्से में क्या करा, एक ऐसा जोरदार किसी चीज से मारा कि एक आदमी के खोपड़ी में क्या हो गए, छेद हो गए। इतनी जोर से मारा कि खोपड़ी में छेद कर दिए। और कितने छेद किए, 6। कितने, खोपड़ी में छेद किए 6। तो यहां पर एक बालक का या बालक की क्या मिली अपन को, खोपड़ी मिली, और खोपड़ी में छेद कितने, 6। तो इस तरह से हमने बाद में जब ये खोपड़ी मिली जिसके 6 छेद निकले हुए थे, तो हमने ये क्या अनुमान लगाया कि यहाँ पर खोपड़ी में 6 छेद निकले हैं। तो यहाँ पर या यहाँ के जो लोग हैं वो शल्य क्रिया से परिचित रहे होंगे, शल्य क्रिया से परिचित।
यानी कि यहाँ के लोग मस्तिष्क की ऐसी कोई बीमारी थी जिसके बारे में वो परिचित थे और इसका इलाज करना वो जानते थे। तो यहाँ पर एक खोपड़ी मिली जिसमें छेद हैं 6 और शल्य क्रिया के यहाँ पर ये प्रमाण देता है। तो ये कहाँ से मिली? कालीबंगा सभ्यता से मिली। तो यहाँ के लोग हैं, अब लड़ाई होनी है, एक खोपड़ी में छेद कर दिए 6, तो यहाँ पे अब लड़ाई होनी है। अब लड़ाई होनी है तो मारकाट भी होनी है। तो जो जितने आए यहाँ पे उन सबको यहाँ पे दोनों ने मार काट के पटक दिया। बहुत सारे शव इकट्ठे हो गए और अब शव इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको दफनाने की क्या है, टेंशन तो है ही कि कहाँ दफनाएंगे। तो टेंशन में क्या किया इन्होंने, टेंशन में इन्होंने क्या किया, कब्रें खोदना चालू किया कि दफनाना है। कब्रें खोदते हैं और डालते जाते हैं एक एक को। तो उन्होंने जैसे उनके पास हथियार थे, जैसे औजार थे, इनसे कब्र खोदना चालू कर दिया। कोई कैसी बन गई, कोई कैसी बन गई, कोई अंडाकार बन गई, कोई गोलाकार बन गई, कोई आयताकार बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें इन्होंने धड़ाधड़ खोद दी। शवों को गिना ही नहीं कि कितने हैं और उन्हीं के अनुसार खोदनी है, उन्होंने तो खोद के पटक दी बस। देखते हैं अब इसके आधार पर हम क्या तथ्य याद करेंगे। तो यहाँ पर ये तथ्य याद करेंगे, इनका शवाधान क्या था, क्या याद करना है, शवाधान प्रक्रिया याद करनी है। तो शवाधान जो कालीबंगा सभ्यता में शवाधान मिलता है वो हमें मिलता है 3 प्रकार की जो मेथड है वो हमें मिलते हैं। शवाधान 3 प्रकार के मिलते हैं। देखिए पहला शवाधान किस प्रकार का है, तो उन्होंने क्या किया, एक लंबी कब्र खोदी। तो लंबी कब्र में कौन आएगा, जो लंबा आदमी होएगा वो सबसे पहले डालेंगे क्योंकि फिर पैर आएंगे नहीं। तो यहाँ पर एक आदमी को लिटा दिया, ठीक है, और इस आदमी का जो पैर है, इस आदमी का पैर कौन सी दिशा में किया, उत्तर दिशा में। पैर कौन सी दिशा में, सॉरी सिर किया उत्तर दिशा में और पैर तो सीधे हो गए। तो यहां पर इसको लिटा दिया तो पैर हो गया दक्षिण में और सिर हो गया उत्तर में। यहां गाड़ दिया। यहां पर भी लंबी कब्र है, आयताकार है, तो यहां पर भी क्या किया, इस आदमी को गाड़ दिया, दफना दिया। यहां पर भी आयताकार लंबी है तो चलो इसको भी गाड़ दिया, ठीक है, इसको भी गाड़ दिया, ठीक है। अब ये कब्र क्या है, छोटी पड़ गई, ठीक है। आदमी आया, उठा के लाए तो देखा ये तो आ ही नहीं रहा इस कब्र में, तो क्या करेंगे, नहीं आ रहा तो फिर इसको क्या करो, उकड़ू बैठा दो इसको, ठीक है, क्या करो, इसको उकड़ू बैठा दो क्योंकि आ ही नहीं रहा इसमें। तो ये भी क्या है, छोटी पड़ गई, तो इसमें भी क्या करो, इसको भी उकड़ू बैठा दो। ये भी छोटी पड़ गई, इसको भी उकड़ू बैठा दो। ये भी छोटी पड़ गई, इसको भी उकड़ू बैठा दो, इसको भी उकड़ू बैठा दो और इसको भी उकड़ू बैठा दो। ये लंबी आ गई तो इसको चलो लिटा दो, ठीक है। ये छोटी आ गई, इसको उकड़ू बैठा दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो भी मारे सबको लिटा दिया। इनके साथ जो भी सामान आया वो इस सामान में इनके साथ में डाल दिए। मोती, मणके, मृद भांड जो भी मिला वो इनके साथ डाल दिया। इनके संबंध में, सावधान प्रक्रिया के संबंध में आपको यहाँ पे एक चित्र मिलेगा, देखिए, और उसके आधार पे आप अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर सामान डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया, यहाँ पर भी कुछ मोती मणके जो सामान है वो इनके साथ डाल दिया, ठीक है। इसके साथ भी मोती मणके डाल दिए। अब 3 बच गई या 4 बच गई, लेकिन शव तो बचे ही नहीं। फिर क्या करें, सब नहीं बचे तो ऐसा करते हैं, जो सामान इनके पास था, मोती मणके जो भी हैं जो साथ में था, वो सामान ही पटक दो यहाँ पे। तो यहाँ पे इन 3 में केवल क्या है, 3 में केवल सामान है, 3 में क्या है, सामान है, यहाँ पे कोई शव नहीं है। तो यहाँ पर समाधान अपन को मिल गया कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इनकी समाधान किस तरह से होता था, 3 प्रकार से होता था। पहला देखिए, आयताकार कब्रें होती थी। किस तरह से होती थी, आयताकार कब्र होती थी, ठीक है। और इस आयताकार कब्र में जो मोती मणके है, जो इनका सामान है, वो डाल दिया जाता था। दूसरा है गोलाकार कब्र होती थी। इस आयताकार में तो क्या है, आदमी लिटाया जाता था, ठीक है। और इस गोलाकार में जो कब्र छोटी पड़ गई थी तो उसमें आदमी को क्या है, उकड़ू बैठाया जाता था। तो ये दूसरा प्रकार का। और तीसरा प्रकार का जो समाधान है वो क्या है, मोस्ट वेरी याद रखिए इसके, प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान यहां पर हमें मिलता है। ओके डन।
प्रतीकात्मक समाधान का मतलब हो गया यहां पर क्या नहीं है, अब देखिए पीछे यहां पर क्या नहीं थे, शव नहीं है, यानी सामान है शव नहीं है। तो प्रतीकात्मक समाधान हमें कहाँ मिलता है, कालीबंगा सभ्यता में मिलता है, जिसमें शव नहीं है, केवल हमें सामान मिलता है। तो ये बात क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर मृत्यु के बाद का भी जीवन है। इस आधार पे हमने क्या अनुमान लगाया कि मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा है, और ये जो सामान है वो अगले जन्म में उनको फिर से मिलेगा। तो मृत्यु के बाद की जीवन की अवधारणा का हमें पता चलता है कालीबंगा सभ्यता से। तो और 3 प्रकार के समाधान हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हुए दशरथ शर्मा को थोड़ा बाद में लेंगे। चलो एक चीज और है, अब यहाँ पर सब गार्ड दिए, गार्ड उड़ के सब कहाँ आए, वापस अपनी जगह पे, बीबी लाल और बीके थापर वापस अपने अपने घरों में आ गए। ठीक है, घरों में आए और रात को ही क्या आ गया, रात को ही आ गया भूकंप। क्या आया, भूकंप आया और सारे के सारे दब गए। ठीक है, सभी दब गए। तो यहाँ पर क्या मिलता है, कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलते हैं भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गाड़ा और ये सब सो गए और रात को फिर भूकंप आया और ये सारे के सारे दब गए, और इस तरह से इस सभ्यता का क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया। तो भूकंप के अवशेष या भूकंप के साक्ष्य हमें मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। अब इसके संबंध में थोड़े और फैक्ट अब और देखते हैं अपन आगे। चले थोड़ा सा और आगे। तो यहां पर एक चीज है वो छूटी थी अपने, तो यहां पर मेसोपोटामिया की एक मोहर है। मेसोपोटामिया की जब ये लोग यहां से आए थे, बर्तन लेके आए थे, तो इनके साथ क्या थी, अपनी उनकी मोहरें थी खुद की। तो मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो किस तरह से थी, बेलनाकार। किस तरह की हैं, बेलनाकार मोहरें हैं इनकी। तो ये जो मोहरें हैं, जब ये इस तरह से मैंने कहा था कि आए थे, लड़ाई हुई थी, तो ये अपने साथ कुछ मोहरें भी लाए थे। तो ये मोहरें जब लड़ाई में है वो यहीं रह गई, और वो किस तरह की हैं, बेलनाकार मोहरें हैं, मेसोपोटामिया की है। तो जब यहाँ पर अपन ने खुदाई करी, कहाँ, कालीबंगा में, तो जब कालीबंगा में खुदाई करी और इस तरह की बेलनाकार मोहरें हमें मिली, तो ये मोहरें कहाँ की थी, तो ये मोहरें थी मेसोपोटामिया की। वहां से बिल्कुल समान थी ये, जब वहां की खुदाई हुई मेसोपोटामिया की। तो हमने पता लगाया, हमने देखा कि अच्छा ये मोहरें कहाँ की है, ये वहां की है, मेसोपोटामिया की। तो इसका मतलब है मेसोपोटामिया के लोग यहाँ के लोगों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार, ट्रेडिंग होती थी। तो अगर पूछा जाए कि बेलनाकार जो मोहरें हैं वो क्या बताती हैं, तो संबंध बताती है, मेसोपोटामिया से संबंध बताती हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति हुए दशरथ शर्मा, एक व्यक्ति हुए दशरथ शर्मा, जो ये कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता की क्या है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। सिंधु सभ्यता की 3rd कैपिटल है, तीसरी राजधानी है। कौन कहता है, दशरथ शर्मा ये कहता है। तो पहली राजधानी कौन सी हुई, पहली तो होती है हड़प्पा कहलाती है। सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो होती है, ये कही जाती है, और तीसरी राजधानी सिंधु सभ्यता की अपनी कालीबंगा कही जाती है। तो सीधा प्रश्न पूछे कि ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, तो ये कहने वाला आदमी है दशरथ शर्मा। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के पास ही 5 किलोमीटर की दूरी पे एक पीलीबंगा और है, पीलीबंगा नगर है, पीलीबंगा नगर है। तो अगर कालीबंगा के जगह ऑप्शन में पीलीबंगा आ जाए तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, पीलीबंगा को टिक कर देना है। तो इस तरह से जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है वो यहाँ आके लगभग पूरी हो जाती। इंपॉर्टेंट तथ्य या फैक्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
तो कालीबंगा सभ्यता के बाद अगला जो अपन पार्ट लेंगे वो लेंगे आहड़ सभ्यता से संबंधित जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी। और आप देखते रहें मीनएक्स स्टडी और हमें लगातार मोटिवेट करते रहें। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग मीनएक्स स्टडी।